नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। जिन बच्चों का सीटेट एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कई बार से जो है दे रहे हैं। लास्ट टाइम जो है भी इनका जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में और कंप्लीट जो है सिलेबस जो है आपको कराऊंगा मैं इस चैनल के माध्यम से। नोट्स भी मिलेगा, रिटन नोट्स, पेपर्स, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। एक एक वीडियो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस जो है आप देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो क्वेश्चंस ना समझ में आए तो प्लीज़ उसको नोट्स बना लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सब वीडियोस लेकर के आता हूँ। मेरा पूरा दिन जो है आप पर जो है गुजरता है। मैं इन क्वेश्चंस को तैयार करता हूँ, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, हर एक चीज़ मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, मेरे वीडियो में कोई कमी हो, तो प्लीज़ आप हमें बता भी सकते हैं। मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हम सभी मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट आप निकालना है, वैसे मैं आपको जो है मटेरियल देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करा कीजिए। ठीक है, तो कोई भी हो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कोहलबर्ग जिसने जो है सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये आधारित है सामाजिक विकास पर, व्यवहार पर, व्यक्तित्व पर, या संज्ञानात्मक विकास पर। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ZPD का क्या अर्थ है? मैंने आपसे बताया था कि बाइगोस्की का नाम तुरंत आप दिमाग में बैठा लीजिएगा जब ZPD आए। तो ZPD का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चे की जो है अभी की ये क्षमता है। मान लीजिए बच्चे की क्षमता है, बच्चे की ये क्षमता है कि ए से जेड तक जो है बच्चा अल्फ़ाबेट्स याद कर सकता है। ठीक है, ये इसकी क्षमता है। और अभी का जो स्तर है, अभी का स्तर, ठीक है, वो ये है जहाँ पे बच्चा ए से एम तक जो है उसको याद है, लेकिन एन से जेड तक उसको याद नहीं है। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी खाली क्षेत्र को ZPD कहते हैं। तो इस खाली क्षेत्र में क्या है? जहाँ एन से जेड तक बच्चे को लर्निंग कराई, मतलब जहाँ बच्चा किसी की सहायता से कोई नया कौशल या ज्ञान अर्जित करता है, यही ZPD कहलाता है। एक सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। तो जब भी बीच का क्षेत्र शब्द नजर आए या फिर आपको किसी की सहायता से जो है ज्ञान अर्जित कराया जाए, तो वहां पे आपको ZPD ही आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया जाए, बच्चा स्वयं कर सकता है, नहीं। बच्चा नहीं कर सकता, नहीं। टीचर द्वारा किया गया कार्य, नहीं। हेल्प के सहारा, अस्थाई हेल्प द्वारा बच्चा अपने कार्य को कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म केंद्रीयता जिसे कहते हैं इकोसेंट्रिज्म जो है, ईगो, ईगो माफ करना, इको नहीं है, ईगो सेंट्रिज्म की उच्चतम मात्रा किस अवस्था में दिखाई देती है? तो ईगो सेंट्रिज्म की जो उच्च मात्रा आपको दिखाई देगी वो है, ये जुड़ा, देखिए ये पहली बात तो, ये सारी जो तथ्य दिए गए हैं, ईगोसेंट्रिज्म वाला शब्द, ये जुड़ा हुआ है पियाजे ने, इसे पियाजे ने डिफाइन किया है। पियाजे ने अपने 4 जो चरण थे संज्ञानात्मक विकास के, उसमें डिफाइन किया है। तो ये 4 चरण में किस में डिफाइन किया है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में डिफाइन किया है, जो कि दूसरे नंबर का चरण है। और जो कि उम्र में के देखा जाए तो 2 से दूसरा नंबर और 2 से 6 वर्ष की जो है अवस्था का चरण है। ध्यान रखिएगा, 2 से 6 वर्ष। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है? बच्चे में जो है हर चीज में मैं की भावना होती है, वो दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है,
वो उसको हर चीज़ मैं ये मेरा है, मैं ये इसे करूँगा, हर बात पे रोने लग जाएगा। तो ये भावना उसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके साथ-साथ इस बच्चे में, इस अवस्था में बच्चे में जीववाद की होती है। हर चीज़ सजीव को, हर निर्जीव वस्तु को वो सजीव मानता है, जीववाद जिसे कहते हैं, ठीक है? संरक्षण का अभाव होता है, लंबाई, दूरी, क्रम का जो है ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? और इस अवस्था में सिंबॉलिक थिंकिंग का जो है गुण दर्शाता है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग शब्द जो है किस शिक्षाविद से जुड़ा हुआ है? तो मैंने आपसे बताया था, स्कैफोल्डिंग या फिर कह लीजिए पाड़ या फिर कह लीजिए मचान, ये तीन शब्द होते हैं, मचान, ठीक है? तो स्कैफोल्डिंग, स्कैफ फोल्डिंग, ये शब्द इंग्लिश में याद रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नया शब्द इजाद हो जाए तो बाद में पता नहीं गलत हो जाए। तो इसका फोल्डिंग जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है बाइगोस्की से, ध्यान रखिएगा, बाइगोस्की से। तो क्या होता है, बच्चे की सीखने में अस्थाई मदद देना, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई मदद देना। जैसे बच्चा सीख रहा है, पढ़ाई को सीख रहा है और उसको वो लर्न नहीं हो रहा है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए टीचर जो है उसको छोटा छोटा हेल्प देगा, थोड़ा थोड़ा हेल्प देगा उसको, स्टेप बाय स्टेप जो है उसको थोड़ा सा हेल्प देगा, फिर बच्चा उसके आगे का सॉल्यूशन देगा, फिर उसके आगे देगा। पिता के द्वारा जो है बच्चे को साइकिल सिखाते हुए वह जरा पीछे से सहारा देगा और छोड़ता रहेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, तो ऐसे बच्चा सीख जाएगा। तो इसका फोल्डिंग मतलब अस्थाई मदद करना, ठीक है? तो ये पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण वही है जो बच्चों के अनुभव से जोड़ता है, ये किस शिक्षा दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो शिक्षण वही है जो बच्चों के अनुभव से जुड़ा हुआ है, तो आदर्शवाद में, यथार्थवाद जो है रियलिस्टिक आज के संदर्भ में होता है, तो इसे कहेंगे प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो बालक के मनोवैज्ञानिक जो है आवश्यकता की बात हो रही है, जिसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये मास्लो का है। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रस्तुत किया था। क्या? आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रस्तुत किया था, मतलब शरीर, जो आवश्यकताएं जो है शरीर से शुरू होती हैं, फिर मानसिक, भावनात्मक, ऐसे धीरे धीरे क्रम से पहुंचती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मास्लो का आत्म साक्षात्कार जो है सिद्धांत जो है जुड़ा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक है? तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का संबंध जो है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम से है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अनुभवात्मक जो है एक्सपीरियंशियल जो है लर्निंग पर है, रट कर सीखना, अनुशासन और नियमों का पालन करना, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? जहां पर बच्चा क्या होता है, अपने अनुभव से सीखता है, ठीक है? अनुभव से सीखता है, करके सीखता है, गतिविधियों से सीखता है, ये सब आंसर्स यहाँ पे फिट बैठेंगे। उलटनीयता, रिवर्सिबिलिटी का बोध सबसे पहले कब होता है? तो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का बोध, फिर से अगेन क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पियाजे से, ध्यान रखिएगा। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यकीनन आपसे मैं कह सकता हूं कि 4 क्वेश्चंस तक आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट 2024 में 4 से 5 क्वेश्चंस दोनों पेपरों में, मतलब पेपर 1 में 4, पेपर 2 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चा इसे सिंपल मान के जो है क्वेश्चंस को गलत कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबिलिटी का बोध किस में आएगा? तो रिवर्सिबिलिटी मतलब वो क्रम को आगे पीछे कर सकता है, बड़े से छोटा लगाएगा, है ना? ये सब चीज़ें, लंबाई कौन सा छोटी लंबाई का है, कौन सी बड़ी लंबाई का, इन सब क्रमों को समझ लेता है। तो 8वें का जो आंसर है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिबिलिटी का बोध नहीं हो पाता है, बच्चे को नहीं ज्ञान। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 7 से जो है आमतौर पे जो मानी जाएगी 11 वर्ष या 12 वर्ष तक देखने को मिल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास प्रारंभ होता है, तो बच्चों में भाषा विकास कब प्रारंभ होता है? तो इसकी जो भाषा विकास की प्रक्रिया होती है उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है।
जन्म से कहने का मतलब है बच्चा, भाषा ज़रूरी नहीं है कि वो बोले। भाषा मतलब होता है, भाषा के प्रमुख कौशल्स होते हैं 4, जैसे इसमें से सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और उसके बाद संकेत देना, ये सब भाषा के कौशल हैं। तो शुरुआत की अवस्था में बच्चा आपकी आवाज़ को सुनता है और उस पर रिएक्ट करता है, ये भी भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था दर्शाएगा। अपने संकेतों के माध्यम से, अपने हाव-भाव से जो है, अपने इमोशन से जो है वो आपको जो है चीज़ें बताता है। जैसे दुलार करने पे खूब हाथ-पैर पटकेगा, है ना? धप्प करने से धमकाओगे, डाँट दोगे तो रोने लगेगा, तेज़ आवाज़ पे रोने लगेगा, है ना? तो ये सारी भावनाएँ होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जन्म से ही आपको आंसर लगाना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है किस शिक्षा शास्त्र से संबंधित है? तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मतलब एक्टिविटी, ठीक है, सक्रिय रूप से सीखना। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो जॉन डुई का है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था पर आधारित निर्णय होते हैं। तो नैतिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस पर जो नैतिक निर्णय, देखिए कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे और प्रत्येक चरण के अपने जो है, प्रत्येक चरण के 2 उपचरण हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 6 जो है इसके उपचरण या स्तर हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब प्रत्येक चरण, जो पहला चरण है जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा जो है पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था, तीसरा पोस्ट पश्चात पारंपरिक अवस्था, ठीक है। तो पहली जो अवस्था है जहां पे पूछ रहा है, प्रारंभिक अवस्था में जो निर्णय होते हैं वो दंड एवं पुरस्कार पर आधारित होते हैं। मतलब बच्चा जो है नैतिक नियमों को पालन करता है, किससे बचने के लिए? दंड से बचने के लिए, या उसको कोई पुरस्कार मिलेगा, जैसे टॉफी दूंगा, जाओ जो है ये वाला काम कर दो। अक्सर छोटे बच्चे नहीं, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा, ऐसे करते ना, तो फिर कहते नहीं मैं तुमको टॉफी दूंगा, आज शाम को जो है शैतानी मत करो, मैं शाम को घुमाने ले जाऊंगा, पार्क में ले जाऊँ। तो ये सब होता है दंड और पुरस्कार पर। इसके साथ साथ म्यूचुअल एक्सचेंज भी आपको याद रखना है। म्यूचुअल एक्सचेंज, इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक्सचेंज में आप क्या दे रहे हो, इस पर भी नैतिकता होती है। मतलब जैसे मेरे लिए तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। म्यूचुअल एक्सचेंज में होगा कि मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए जो है मैं ये वाली चीज़ आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे जो है एक चॉकलेट ला के देनी पड़ेगी, चाचू, चाचा, पापा, मम्मी, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था, ये 2 जो है उपचरण जो बने आपको बताएं, ये आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? तो बाल विकास क्या होती है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब गर्भ से उसकी बाल विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके मरने तक बाल विकास चलता रहता है। और क्रमिक है, मतलब क्रम तोड़ा नहीं जा सकता, एक क्रमबद्ध ही तरीके से चला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 9 महीने का बच्चा जो है 4 महीने में निकल आएगा या 12 महीने में आएगा, ऐसा नहीं। क्रमिक अवस्था में हर चीज़ क्रम से ही होगा, चाहे उसके सीखने की गति हो, चाहे उसकी जो है नैतिकता की हो, चाहे भावनात्मक हो, हर चीज़ एक क्रम में ही होगा। तो निरंतर और क्रमबद्ध से चलती है। तो ये क्या है इसका? तो यहाँ पे विकास जो है के संदर्भ में आंसर जो देंगे वो है विकास चरणबद्ध होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चंस को दोबारा क्वेश्चंस को कराऊंगा और मैं फिर से उसको डिटेल में समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पेपर से रिलेटेड या मेरे पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी इशू हो, किसी तरीके का बात समझ में नहीं आती है तो कम से कम कमेंट ज़रूर करना। निगेटिव कमेंट करना चाहो तो निगेटिव कमेंट कर देना, ताकि मैं भी तो कुछ सीख पाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। प्लीज़ वीडियो को अप्रिशिएट किया करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं और यकीन मानिए एग्ज़ाम होने तक आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चाहे वो मैथ में हो, हिंदी में हो, ईवीएस में हो, सीडीपी में हो, हर जगह आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षक जो है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता को कैसे कम कर सकता है? तो भैया जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, पुरानी परंपरा आधारित विचारों पे चलते हैं और यहाँ पे जेंडर दिया गया, मतलब लड़का और लड़की लिंग के आधार पर भेद करते हैं।
तो इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जातिवादी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो है पैसे को लेकर के घमंड दिखाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है जातिवादी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अगर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है सभी को अवसर और जिम्मेदारियां देना, ये करेंगे, या फिर लड़का लड़की को अलग अलग बैठाने से तो और वो भाव पैदा होगा। तो भैया देखो, ऐसा करेंगे कि सभी को समान अवसर प्रोवाइड करेंगे और जिम्मेदारियां देंगे, ठीक है। और खास तौर से मैं विपरीत लिंग के लोगों को एक साथ रखूंगा, जैसे लड़का और लड़की को एक ग्रुप में रखूंगा, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को जान सके, समझ सके, उनके मानसिक जो है संज्ञानात्मक जो है क्षेत्र को समझ सके कि भाई नहीं यार, ये भी तो वैसा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही होंगी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? मन का विश्लेषण, ये सिद्धांत जो है दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था, जिसमें जो है इन्होंने मनोविश्लेषण और मनोलैंगिक सिद्धांत, ये दो तरीके के सिद्धांत जो है दिए थे, जिसके तहत इन्होंने मनो के विश्लेषण में इड, ईगो और सुपर ईगो, ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, तो ये तीन जो है चीज़ों से मन को जो है वर्गीकृत किया था। ईड में क्या होता है? वो इच्छाएं होती हैं जो मनुष्य में, व्यक्ति में, बच्चे में दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति संभव नहीं है, ठीक है। तो इनकी पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। सुपर ईगो में क्या होता है? जो इच्छाएं होती है वो नैतिक मूल्यों से टिकी हो, नैतिक मूल्यों पर टिकी होती है, नैतिक मूल्य पर टिकी होती हैं, आदर्शवादी होती हैं, मतलब ऐसी इच्छाएं लाएगा ही नहीं जो गलत हो। ईगो में क्या होता है? वो इच्छाएं जो सामाजिक रूप से हो, मतलब उन इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है लेकिन बहुत ठहराव के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको चॉकलेट चाहिए तो तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा कुछ देर ठहरेगा और ये समझेगा कि भाई अभी ये जगह सही नहीं है, चॉकलेट तो दुकान में मिलती है, अब यहाँ फैल करके रोने से क्या फ़ायदा होगा। तो बच्चा समझता है कि अभी जब दुकान में जाएंगे तब वहाँ से चॉकलेट मिल जाएगी, या पापा बाहर जाएंगे तब मैं मंगवा लूँगा, अभी रोने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुछ जो है हद तक एक दायरे में रह करके जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो दायरे में रह करके एक सर्कल बना देते हैं और इसके अंदर ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ठीक है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जो है पुनर्वलन पे टिका हुआ है, मतलब रीइंफोर्समेंट पे टिका है, ठीक है। और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो टिका हुआ है अभ्यास पर, सीखने के सिद्धांत जिसे कहते हैं। पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। हर एक मनोवैज्ञानिक अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रयास एवं भूल सिद्धांत के अनुसार सीखने की कुंजी है, तो प्रेरणा है नहीं, दंड है नहीं, अभ्यास है। तो प्रयास और भूल मतलब ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो ये टिका हुआ है अभ्यास पर, और ये किससे जुड़ा हुआ है? किस मनोवैज्ञानिक? थॉर्नडाइक ने इसे डिफाइन किया है, ठीक है। चलिए, सिगमंड फ्रॉइड के व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं, ठीक है। तो वो व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से बताए हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शंस पढ़ के ही समझ। ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संवेगात्मक विकास का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है इमोशंस। तो इमोशंस क्या होते हैं? जो प्रेम, डर, क्रोध, है ना, इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं वो इमोशंस के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसका प्रभाव पड़ता है आपके परिवार के साथ, आपका तालमेल कैसा है और आसपास का वातावरण कैसा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सक्रिय अधिगम में छात्र की भूमिका कैसी होती है? तो जब सक्रिय अधिगम लिखा है तो निष्क्रिय तो होगा नहीं, केवल उत्तरदाता के रूप में तो होगा नहीं, इसका मतलब है कि वो रचनात्मक भागीदार के रूप में उसकी भूमिका होगी। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो सिद्धांत है ये टिका होता है, इसे कहते क्या है? पहले बात तो ये समझते हैं। इसे कहते हैं कि जहां बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं,
ऑब्जर्वेशन से, मतलब दूसरों के व्यवहार से सीखता हो। जैसे एक व्यक्ति ने घर पे गाली गलौज करके बात करता है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं वो गाली गलौज सीखेगा। अक्सर आपने छोटे बच्चों को गाली देते हुए सुना होगा, वो सीखते ही अपने घर से हैं। या फिर आपने देखा हो कि एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे की डॉल को पीटा, तो बच्ची भी या बच्चा भी वैसा ही करने लगता है, वो भी बच्चा या बच्ची उस डॉल को पीटने लगेगा। तो ये एक प्रयोग है। बच्चा आपके व्यवहार को देखता है कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो आपको भी फॉलो करता है। वो देखता है जूते पहन रहे हैं, तो आपके जूते पहनने की कोशिश करता है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। आपने बाइक में जाते हो तो बाइक में तुरंत बैठ जाएगा, मुझे बाइक में बैठाओ, घुमाओ एक राउंड। तो ये सब चीज़ें होती हैं दूसरे के व्यवहार से देखना, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत टिका है अल्बर्ट बंडूरा से। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दो जो है याद रखना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो जुड़ा होता है वो लड़के से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, लड़के से संबंधित है। तो यहाँ पे लड़का जो है, यहाँ पे क्या करता है, लड़का का अपनी माँ के प्रति जो है जो आकर्षण होता है, ठीक है, माँ के प्रति आकर्षण होता है। और पिता के प्रति जो है क्या होता है, पिता के प्रति प्रतिद्वंदिता होती है, ठीक है। वो आप पिता को जो है थोड़ा सा निगेटिव रूप में देखता है बच्चा, ठीक है। वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में सेम उल्टा होता है, यहाँ पर लड़की होता है, ठीक है, लड़की का अपने पिता के प्रति जो है आकर्षण होता है और माँ के प्रति जो है प्रतिद्वंदिता होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा ये बात, कथन जो कहा जाता है ये कि माँ का लाडला या फिर पिता की जो है परी, पापा की परी। तो ये शब्द ऐसे ही नहीं जुड़ा, ये इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए शब्द हैं, ठीक है। जहाँ पे ये दर्शाता है कि एक जो है दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण एक जेनेटिकली जो है होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि 3 से 8 वर्ष 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के प्रति के अंदर जो है ये जो है विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है ये डेवलप रहता है, ठीक है। इस स्टेज को हम फैलिक स्टेज कहते हैं। PH यहाँ पे माफ करना, फैलिक स्टेज नोट करना है, इसलिए बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। फैलिक स्टेज कहते हैं जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है किससे, लिंग अवस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो बताना था सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी कहानी क्या है, ओडिपस नाम का एक राजा हुआ करता था मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी में ओडिपस नाम का राजा होता था जो है अपने जो है पिता की हत्या कर देता है, ठीक है। पिता की हत्या कर देता है और माँ के साथ जो है उसका जो है शारीरिक नहीं, माँ के साथ बहुत प्रेम संबंध होता है। वो पिता के साथ जो है वो जो भी करता हो, माँ के साथ जो पिता उसका कोई भी हरकत करता हो उसकी वजह से हत्या कर देता है, ये मैथोलॉजी में। ऐसे ही लड़की जो है अपनी माँ के जो है अपने पिता की जो है बदला लेने के लिए माँ की हत्या कर देती है, जहाँ पे उसका नाम होता है इलेक्ट्रा नाम की। ये भी ग्रीक माइथोलॉजी से, तो वहीं से ये इजाद किया गया है। ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो है थ्योरी, ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है जैसे, तो ये सिगमंड फ्रॉइड से जुड़ा हुआ है, फ्रॉइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, उसी ने ये डिफाइन किया था, ठीक। चल, कंस्ट्रक्टिविज्म में की अवधारणा पर आधारित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है रचनावाद। तो यहाँ पे क्या होता है, अनुभव और खोज आधारित अधिगम। आंसर होगा शिक्षक, विषय, परीक्षा आधारित नहीं। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस तीन जो है बुद्धियां आपको देख रहे हैं, जिसमें विश्लेषण करना, सृजनात्मकता और व्यवहारिक। तो ये बुद्धि जो है, संबंध है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत से, त्रितंत्र सिद्धांत सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टर्नबर्ग यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कैटल ने जो दिया था वो तरल जो है, तरल और ठोस सिद्धांत दिया था। तरल और ठोस मतलब जिसे कहते हैं फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी दी थी। गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, मल्टीपल पल इंटेलिजेंस सिद्धांत दिया था, ठीक है। बिने और साइमन ने जो
जो सिद्धांत दिया था वो यूनिफैक्टर जो है इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, मतलब इन्होंने बुद्धि को सामान्य फैक्टर माना था। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने अपने वीडियो में समझाया है। बार बार मैं अगेन 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 एंड अगेन आपको क्वेश्चंस देता ही रहूंगा इन टॉपिक से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो, पहली बुद्धि परीक्षा जो है आईक्यू टेस्ट किसने कराई थी? तो ये जो आईक्यू टेस्ट हुआ था ये तकरीबन 1905 में हुआ था। तो ये जो टेस्ट हुआ था बिनेट और साइमन या बिने और साइमन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था बुद्धि को सामान्य बुद्धि के रूप में डिफाइन किया था, एकल बुद्धि के रूप में, सामान्य एकल एकल बुद्धि यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि बुद्धि कोई विशिष्ट नहीं होती, बुद्धि समान होती है। ठीक है, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस बुद्धि को कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि बुद्धि एकल नहीं होती, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होती है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है यूनिट प्लान या इकाई योजना का मूल उद्देश्य क्या होता है? यूनिट प्लान क्या होता है? यूनिट प्लान मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है प्लान बनाना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। या फिर आपने देखा होगा ना, बुक्स होती हैं उसमें कुछ लेसन्स होते हैं, लेसन्स को ही हम यूनिट का नाम दे सकते हैं। तो वो लेसन्स क्यों डाले जाते हैं कि इसमें 5 लेसन है या 5 यूनिट्स हैं? छोटी क्लासेस में लेसन्स प्रयोग किए जाते हैं और बड़ी क्लासेस में यूनिट प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट और लेसन्स हैं ये क्यों होते हैं? ताकि आप जो शिक्षण को व्यवस्थित रूप से कर सकें। इसका मूल उद्देश्य होता है रटवाना नहीं होता, बचाना नहीं होता, परीक्षा में सफलता हासिल कराना नहीं होता। व्यवस्थित शिक्षण के लिए यूनिट जो है दी जाती है, यूनिट प्लान इकाई योजना बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। मनोबल या मोटिवेशन का शिक्षण में क्या योगदान है? तो मनोबल, मोटिवेशन का शिक्षण में क्या योगदान होता है? ये छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों रूप में हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा अगर मोटिवेट तो सीखने के लिए प्रेरित होगा, नेगेटिव होगा तो वो और भी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे शक्तिशाली उपकरण क्या है? तो वाइगोस्की सीखने के लिए संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में किसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण मानते हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुकरण, भाषा, दंड और अभ्यास। 26वें का आंसर होगा भाषा। ध्यान रखिएगा, भाषा को बहुत सारे बच्चे अनुकरण लगा रहे होंगे, बल्कि नहीं, भाषा को उन्होंने, ध्यान रखिएगा, सीखने के संदर्भ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसका समाज, समाज और संस्कृति, और फिर आती है भाषा, उसके साथ खेल। ठीक है, इन सब चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा सीखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हैं। जहाँ पे बच्चा सामाजिक रूप से सीखता है, सांस्कृतिक एक्टिविटी में सीखता है ना। जब सांस्कृतिक रूप से सीखेगा तो डिफरेंट डिफरेंट भाषा सीखेगा, है ना। ठीक है, उसी से अपने जो है विचारों को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, खेल को भी महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, बहुत ही अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेड टू टो जिसे कहते हैं सिफेलोकॉडल, सेंटर टू आउटवर्ड जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, विकास और वृद्धि के 2 तरीके हैं। ये हैं 2 नियम जिसे कहते हैं सिफेलोकॉडल और इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल में जो होता है विकास का जो क्रम होता है या विकास की जो गति होती है वो सर से पैर की तरफ बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, सर से पैर। प्रॉक्सिमोडिस्टल में शरीर के मध्य भाग के अंग डेवलप होते हैं, जैसे हार्ट, दिल, किडनी, ये सब डेवलप होंगे और फिर जो है बाहर की तरफ जाएंगे। तो केंद्र से परिधि की ओर होता है, ये बात याद रखिएगा। सर से पैर की तरफ हो तो सेफेलोकॉडल, और केंद्र से परिधि की ओर हो, शरीर के मध्य भाग से शुरू हो और बाहर की तरफ जाए तो प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन यहाँ पे ए है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन बी और सी, डी गलत है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों होता है भाई, डायग्नोस क्यों कराते हो? ऐसा होता है ना, डायग्नोस्टिक सेंटर कितने सारे खुले होते हैं जहां पे आपके अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरा होता है ना। ये सारे टेस्ट होते हैं ताकि आपके अंदर क्या कमी है इसको पहचाना जाए। तो यहाँ पे आंसर होगा, बच्चों की समस्याएं पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाल शिक्षा का केंद्र है और शिक्षक सहायक है, यह विचार किस पद्धति से मेल खाता है? तो बच्चा जो है
शिक्षा का केंद्र होता है, मतलब चाइल्ड जो है सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, और जहाँ पे टीचर जो है स्कैफफोल्डिंग के रूप में काम करता है, सहायक के रूप में काम करता है, तो ये विचार जो है प्रगतिशील पद्धति का जो है रूप में जानी जाती है। व्याख्या तो है शिक्षक केंद्रित होता है ना। परंपरागत भी शिक्षक केंद्रित होता है, बहुत पुरानी जो है पद्धति मानी जाती है परंपरागत पुरानी पद्धति को, ठीक है। तो प्रगतिशील जो है प्रोग्रेसिव जो है एजुकेशन में हम इस तरीके के विचार को व्यक्त करते हैं, जहाँ पे बच्चा केंद्र में होता है और टीचर जो है उसकी सहायता करता है, ठीक है, ज्ञान के निर्माण में सहायता करता है। आखिरी क्वेश्चन है, अनुकूलन या एडॉप्टेशन जो है शब्द किस विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुकूलन जो शब्द है, एडॉप्टेशन मतलब परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार बदलना, ठीक है। वातावरण के अनुकूल, एडॉप्टेशन मतलब एडॉप्ट करना, मतलब किसके अनुसार? वातावरण के साथ चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहिए। आपकी बोली आपके माहौल के अनुसार बोलना चाहिए, है ना। तो ये जुड़ा हुआ है पियाजे से। तो ये डिफाइन ही पियाजे ने किया था, जिसमें एडॉप्टेशन में दो बातें आपको याद रखना है, एसिमिलेशन, और उसके बाद एक और शब्द है जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है? पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, या फिर पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ देना। तो एसिमिलेशन में जोड़ना शब्द याद रखना। पुराने ज्ञान का मतलब होता है स्कीमा में नई स्कीमा जोड़ना। देखिए, दो परिभाषाएं मैंने दी। स्कीमा मतलब होता है जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन भरी हुई है वही स्कीमा कहलाती है। तो नई स्कीमा, नई जानकारी उसमें जोड़ देना। अगर हमने पुराने स्कीमा को नई स्कीमा से संशोधित कर दिया या फिर बदल दिया, तो यहाँ पे एकोमोडेशन। तो यहाँ पे बदलना, बदलाव, या बदलना और या फिर संशोधन, ठीक है, ये शब्द जुड़ जाए तो एकोमोडेशन, और जोड़ना शब्द जुड़ जाए तो एसिमिलेशन। याद रहेगा, पियाजे से जुड़ा हुआ है। बाकी सिगमंड फ्रॉयड तो आपको पता है, मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, वाइगोस्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए खास होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए पूछे जाने योग्य हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।